बीए भाग द्वितीय की समस्त छात्रों का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व की प्रमुख व्यवस्थाएं के अंतर्गत अमेरिका के संविधान में आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की न्यायपालिका। अमेरिका में वर्तमान संविधान के निर्माण से पहले जो राज्य संघ का बना था, उसमें संविधान निर्माताओं ने विविध राज्यों के न्यायालयों को व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार नहीं दिया, वरन राज्यों के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करना उन्हीं के न्याय क्षेत्र में रख दिया था। तो विविध राज्यों के झगड़े का निपटारा करने में राज्यों के न्यायालयों को कठिनाई होना स्वाभाविक था, क्योंकि उनका न्याय क्षेत्र मूलतः अपने राज्यों तक ही सीमित था। इसलिए नवीन संविधान जब निर्माण हुआ, तब हैमिल्टन ने संघीय न्यायिक शक्ति की स्थापना पर जोर दिया, जो संघ की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्ति में सामंजस्य बनाए रखे और जो स्वयं अपने में पूर्ण तथा संघ व अन्य राज्यों के अन्य सब न्यायालयों से उच्चतर हो, जो देश की कानून व्यवस्था के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी हो, तथा जो संघ की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए संघ व राज्यों के अन्य न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करे और संपूर्ण देश में कानून की व्याख्या का एक रूपता बनाए रखे। तो इस प्रकार न्यायपालिका जो है उसकी निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई कि उसमें कार्य करने वाले न्यायाधीशों का कार्यकाल स्थायी हो और जितना वेतन उन्हें शुरू में नियुक्ति के समय रखा गया उसमें कोई भी कमी ना की जाए, वरन उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, और ना ही उसके नियुक्ति के समय जो कार्यकाल निश्चित है उस कार्यकाल में ना तो कमी की जाए वरन उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ये तो थी एक भूमिका। अब हम देखते हैं संघीय न्यायपालिका का संगठन। इसको कार्य विभाजन की दृष्टि से जो कार्य देखा जाता है, तो कार्य न्यायपालिका जो है उसको सबसे पहले आते हैं व्यवस्थापक न्यायालय। व्यवस्थापक न्यायालय कौन से होते हैं? जो वे न्यायालय जिनकी स्थापना संविधान की 3री धारा के अंतर्गत नहीं किए गए हैं, तो 3री धारा के अंतर्गत नहीं किए गए, वरन जिनकी स्थापना कांग्रेस द्वारा अपनी विधायिनी शक्ति के अंतर्गत की गई है। और इनका कार्य क्या होगा? कार्य होगा उन कानूनों का क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करना जिन्हें कांग्रेस अपनी निहित शक्ति अथवा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखें तो इसका कार्य क्या है? व्यवस्थापक न्यायालय कौन से हैं? जो संविधान की 3री धारा की स्थापना के 3री धारा के अंतर्गत नहीं किए गए, बल्कि कांग्रेस के द्वारा गए हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कस्टम न्यायालय है, सीमा कर आयोग है, ये सब केस में आएंगे। अब मार्ग का अपील न्यायालय है, ये सब इसमें आएंगे, कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में। फिर आता है संवैधानिक न्यायालय। ये वे न्यायालय हैं जिनकी स्थापना संविधान की 3री धारा के अंतर्गत की गई हो। इस धारा के अंतर्गत कांग्रेस ने जिन न्यायालयों की स्थापना की है वे संवैधानिक न्यायालय कहलाते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय, संघीय अपीलीय न्यायालय, जिला न्यायालय। तो इसमें जो न्यायाधीश हैं वो जीवन भर के लिए जीवन पर्यंत होते हैं और इन्हें महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इनका कार्य क्या होता है? कार्य होता है संविधान की 3री धारा में जो लिखित विवाद है उनका निर्णय करना। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय जो हैं, पहले जो हम देखते हैं 2 तरह के न्यायालय हमने बताए, दो कार्य विभाजन जो किया, व्यवस्थापक न्यायालय और संवैधानिक। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं 3 तरह के यहाँ पे न्यायालय होते हैं। तो पहला है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय क्या होते हैं? संघीय न्यायालयों में सबसे नीचे का जो स्तर का न्यायालय होता है वो जिला न्यायालय होता है। ये यहाँ पर 88 जिला न्यायालय हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 1 से अधिक जिला न्यायालय हैं, और सर्वोच्च न्यायालय और व्यवस्थापक न्यायालयों में प्रारंभ होने वाले मामलों को छोड़कर अन्य सभी दीवानी और फौजदारी मामलों का प्रारंभ इन्हीं न्यायालयों में होता है। इन न्यायालयों का न्याय क्षेत्र केवल प्रारंभिक होता है, यद्यपि राज्यों के न्यायालयों के मामले में भी इनके पास भेज दिए जाते हैं। जिला न्यायालय वे न्यायालय हैं जो नियमित रूप से जूरी का प्रयोग करते हैं। साधारण मामलों में एक न्यायाधीश न्याय कार्य करता है और उसके निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पर संवैधानिक मामलों में 3 न्यायाधीश न्याय करते हैं और उनके निर्णय के विरुद्ध अपील सीधी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये तो है जिला न्यायालय। फिर आता है संघीय अपीलीय न्यायालय।
जिला न्यायालय से उच्चतर स्तर के जो न्यायालय होते हैं वो संघीय अपीलीय न्यायालय होते हैं। देश में इस प्रकार के 11 न्यायालय हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। इन न्यायालयों की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय का अपील संबंधी कार्यभार कम करने के लिए किया गया है। प्रारंभिक व्यवस्था के अनुसार इन न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए न्याय कार्य करने के लिए दौरा करना आवश्यक है, पर यह व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है तथा ये न्यायालय बहुत कम दौरा करते हैं। अपील न्यायालय में न्याय कार्य कम से कम 3 न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। न्यायालय का कोरम पूरा करने के लिए 2 न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इन न्यायालयों का न्याय क्षेत्र केवल अपीलों की सुनवाई करना होता है। संघीय व्यापार आयोग, राष्ट्रीय श्रम संबंधी मंडल आदि विविध राष्ट्रीय संस्थानों के निर्णयों से उत्पन्न विवादों से संबंधित न्याय कार्य भी ये न्यायालय करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पर अपील कार्य अधिक न रहे, इसलिए अधिकांश विषयों में नीचे के न्यायालयों में निर्णयों के विरुद्ध इनका निर्णय अंतिम होता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार भी है कि अपील न्यायालय में चल रहे किसी भी मुकदमे को वह अपने यहाँ सुनवाई के लिए मंगा सकता है। तो ये तो हमने देखा संघीय अपीलीय न्यायालय, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य को हल्का करने के लिए, कम करने के लिए, सुगम करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसका संगठन क्या होगा? न्यायालयों की व्यवस्था में सर्वोच्च स्तरीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। इसकी स्थापना 1789 में के न्यायपालिका के अधिनियम के द्वारा की गई थी। न्यायाधीशों की संख्या 9 है, यानी 8 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। इसकी कार्यावधि अधिवेशन होते हैं, अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है और जून माह तक चलता है। और विशेष अधिवेशन होता है जिसमें कि कोरम होता है 6 न्यायाधीशों में आवश्यक होता है। इनकी नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सीनेट की सहमति से होती है और संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। स्वेच्छा से ये अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, ये जीवन पर्यंत रहते हैं और इनकी वेतन में वृद्धि हो सकती है, कमी नहीं हो सकती। इनकी पद मुक्ति जो है, पद से केवल एक न्यायाधीशों को देशद्रोह, रिश्वत या अन्य किसी गंभीर अपराध के लिए महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रतिनिधि सभा द्वारा लगाया जाता है तथा इसकी सुनवाई सीनेट द्वारा की जाती है और वो 2/3 बहुमत से उसकी की जाती है। इसका कार्यकाल आजीवन होता है, तो इस प्रकार वह 10 वर्ष या आयु 70 वर्ष, तो इस प्रकार इसकी कार्यकाल होता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय क्षेत्र है वो है, पहला है प्रारंभिक न्याय क्षेत्र। प्रारंभिक न्याय क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। कांग्रेस कानून द्वारा अपने विवेक के अंतर्गत राजदूतों, मंत्रियों, राज्यों से संबंधित मामलों के लिए नीचे के न्यायालयों में सुनवाई की अनुमति दे सकती है। अन्य देशों के जो अधिकारी हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत साधारणतः उसके न्याय क्षेत्र से बाहर हैं। अन्य न्यायालयों द्वारा केवल उन मामलों की सुनवाई हो सकती है जिनका संबंध राजनयिक छूट के अंतर्गत न आने वाले दौत्य अधिकारियों से होता है, जिसमें राज्य एक पक्ष होना चाहिए। ऐसी दशा में भी ऐसे मामलों की सुनवाई तभी हो सकती है जब दूसरा पक्ष कोई और राज्य हो। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक न्याय क्षेत्र में वे मामले आते हैं जिनमें राज्य एक पक्ष हो अथवा जिनका संबंध राज्य के राजदूतों अथवा अन्य राज्य के मंत्रियों से हो, या जो एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के नागरिकों के विरुद्ध चलाए जाएं। प्रारंभिक न्याय क्षेत्र संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का नियमन समय समय पर कांग्रेस द्वारा होता रहता है, परंतु कांग्रेस प्रारंभिक न्याय क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा नहीं सकती, संशोधन कर सकती है। फिर आता है अपील संबंधी न्यायालय क्षेत्र। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को अपील उन सभी मामलों में नहीं हो सकती जिन मामलों में नीचे के न्यायालयों के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का अपील संबंधी न्याय क्षेत्र केवल संवैधानिक मामलों में है और साधारण मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील तभी होती है जब राज्य के उच्चतम न्यायालय ने ऐसा करने की अनुमति दे दी हो। तीसरा जो उसका क्षेत्र है वो है न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्र। न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्र से तात्पर्य है कि वे मामले जिनमें उसे राज्यों तथा संघ व्यवस्थापिकाओं और कार्यपालिकाओं के कार्यों का सर्वेक्षण उनसे संबंधित विवादों में इस दृष्टि से करना पड़ता है कि वे संविधान की व्यवस्था के अनुकूल हैं
या नहीं, तथा संविधान की प्रतिकूलता की दशा में उन्हें अवैध घोषित करना पड़ता है। इस कार्य को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अर्थात कि यदि राज्यों की कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वे यदि उसकी जांच करना न्यायपालिका का कार्य है, वह संविधान की व्यवस्था के अनुसार करता है, और यदि वो वैध और अवैधता की घोषणा करता है। यदि वो अवैध होते हैं, संविधान के अनुकूल नहीं होते, तो उन्हें वह अवैध घोषित कर सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। चौथा इसका जो क्षेत्र है वो है उत्प्रेषण संबंधी न्याय क्षेत्र। उत्प्रेषण न्याय संबंधी क्षेत्र से मतलब है किसी भी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय अपने स्व विवेक से उत्प्रेषण आदेश द्वारा निम्न न्यायालयों में मुकदमे को अपने यहाँ मंगवा सकता है, तथा उन पर वह स्वयं निर्णय दे सकता है, या नीचे के न्यायालयों को आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दे सकता है। इस प्रकार इस व्यवस्था के कारण सर्वोच्च न्यायालय की उत्प्रेषण या विवेकगत न्याय क्षेत्र का विस्तार तथा अनिवार्य न्याय क्षेत्र का संकुचन होता जा रहा है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी उसमें हस्तक्षेप कर देता है। पांचवा जो न्याय क्षेत्र है वो है प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो संघीय और अधीनस्थ न्यायालयों के जो रिकॉर्ड होते हैं, पदों पर जो नियुक्ति होनी है, उसका भी जो निर्णय है वो कौन लेता है, सर्वोच्च न्यायालय लेता है। तो ये तो हमने देखे इसके न्याय क्षेत्र। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्याय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो देखते हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।